नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक कुमार सिंह और आपका स्वागत करते हैं एजुकेशनल एक्सपर्टीज पर। आज एक नए पेपर की जो सीरीज है हम चालू करने जा रहे हैं। आज हम वेस्ट बंगाल के सेट के ज्योग्राफी के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जितने भी आपके प्रीवियस ईयर्स के पेपर रहे हैं। तो आज का जो हमारा पेपर है वो 2015 का सेकंड पेपर है और उस पेपर के हम 25 क्वेश्चंस हर वीडियो के अंदर देखेंगे। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन रहने वाला है वो आप यहाँ देख सकते हैं, वो ये है, ग्रेनाइट्स आर कॉल्ड एसिडिक इग्निशियस रॉक्स बिकॉज ऑफ। तो ग्रेनाइट को हम एक एसिडिक इग्निशियस रॉक क्यों कहते हैं? देखिए, उसको कहने का पीछे बच्चों कारण सीधा सीधा यही है कि उसके अंदर जो सिलिका कंटेंट होता है वो काफ़ी ज़्यादा आपको हाई देखने को मिलता है। ठीक है, सिलिका कंटेंट उसके अंदर बहुत ज़्यादा आपको हाई देखने को मिलता है। तो सबसे पहले समझते हैं हम एसिडिक इग्निशियस रॉक्स और बेसिक इग्निशियस रॉक्स के बीच में डिफरेंस क्या होता है। देखिए, एसिडिक इग्निशियस रॉक्स वो होती हैं जिसके अंदर 65% से लेके 85% तक आपको सिलिका कंटेंट देखने को मिलता है, बट इनके अंदर आपको आयरन और मैग्नीशियम की काफ़ी ज़्यादा कमी देखने को मिलेगी। तो इसका एग्जाम्पल जो सबसे अच्छा है वो आप क्वेश्चन के अंदर देख ही चुके हैं, ग्रेनाइट है। पर वहीं अगर बात करी जाती है बेसिक इग्निशियस रॉक की, तो इसके अंदर 40 से 60% जो है आपको सिलिका देखने को मिलेगा और इसके अंदर आपको ऑक्साइड ज़्यादा देखने को मिलेंगे। इसीलिए बेसिक जो इग्निशियस रॉक होती है उसकी डेंसिटी जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिल जाती है और उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो है वो आपका बेसाल्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वो है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट हॉट स्पॉट। तो इनमें से कौन सा हॉट स्पॉट नहीं है? तो आपके ऑप्शंस में आपको दे रखे हैं कोकोस आइलैंड, रीयूनियन आइलैंड, ईस्टर आइलैंड और ट्रिस्टान द कुन्हा आइलैंड। तो बच्चों, इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है वो कोकोस आइलैंड है। आप सभी को पता है कोकोस आइलैंड एक हॉट स्पॉट है जो कि आपको पैसिफिक ओशन में देखने को मिलेगा। कहाँ पर? पैसिफिक ओशन में आपको ये देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिस्ट के अंदर आप देख सकते हैं बहुत सारे वॉल्केनिक चेन है, जिसमें हवाईयन हॉटस्पॉट है, लुइस विले हॉटस्पॉट है, गॉग एंड ट्रिस्टन हॉटस्पॉट है, बॉबी कॉप, न्यू इंग्लैंड, अनहिम, मैकेंजी, न्यू इंग्लैंड, सेंट हेलेना, ठीक है, रीयूनियन, कैरोग्लियोना हॉटस्पॉट, ईस्टर। तो ये सभी के सभी जो हैं वो आपको हॉटस्पॉट देखने को मिलेंगे, पर आपको 75% जो हॉटस्पॉट है वो आपको कहाँ पर? पैसिफिक ओशन में ओनली देखने को मिलेंगे। ठीक है, सो अगला जो क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे, पैन प्लेन्स आर एसोसिएटेड विद। तो पैन प्लेन किससे संबंधित होते हैं? पहला प्लानेशन सरफेस, सेकंड इनिशियल स्टेज ऑफ पेडिप्लेनेशन, थर्ड स्लो प्रिसेशन, डी लेटरल इरोजन ऑफ द रिवर। तो बच्चों, इसका जो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है वो डी है, लेटरल इरोजन ऑफ द रिवर। यानी जो ये लास्ट स्टेज है रिवर की, यानी ओल्ड स्टेज जो होती है आपकी रिवर की, उसमें ये बनते हैं। ठीक है, तो पैन प्लेन जो होता है ऑलमोस्ट फ्लैट सरफेस होता है, जो जब दो फ्लड प्लेन मिलते हैं और उसकी वजह से लेटरल इरोजन होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? पैन प्लेन के नाम से कहते हैं। तो पैन प्लेन का जो कॉन्सेप्ट है बच्चों, वो क्रिकमे ने दिया था और 1933 में दिया था और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये नेट और जेआरएफ के एग्जाम में भी कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन रहेगा वो है, डेवलपमेंट ऑफ पूल्स एंड रिफल्स आर कॉमनली एसोसिएटेड विद। तो पूल्स का और रिफल्स का जो है निर्माण कौन सी स्टेज में होता है? टाइडल स्ट्रीम से होता है, क्ले एंड सिल्ट बेड स्ट्रीम से होता है, ग्रेवल बेड स्ट्रीम से होता है या ब्रेडेड स्ट्रीम से होता है? तो बच्चों, इसका जो सही आंसर है वो है सी ऑप्शन, ग्रेवल बेड स्ट्रीम से होता है। जब बहुत ज़्यादा रिवर के बीच में ग्रेवल्स आ जाते हैं, ग्रेवल्स के बेड आ जाते हैं, तो आपको पूल्स और रिफल्स दोनों देखने को मिल जाते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर आपको बहुत सारे जो बेड आपको देखने को मिल रहा है, ये किसका है आपको बेड? आपको ग्रेवल्स का बेड देखने को मिल रहा है। इसकी वजह से रिफल्स बनते हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से ही रिफल्स का क्या होता है? निर्माण होता है। अगला जो क्वेश्चन रहेगा वो है, एस्कर्स आर फॉर्म्ड बाय। तो एस्कर्स का जो है निर्माण किसके द्वारा होता है? ए लीनियरली अरेंज्ड लेटरल मोरेन्स, सब ग्लेशियल स्ट्रीम्स, फ्लूओ ग्लेशियल प्रोसेस इन आउटवर्स प्लेन, सडन रिलीज ऑफ मेल्ट वाटर फ्रॉम मोरेन डैम्ड लेक। तो इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चों वो बी ऑप्शन है, ये सब ग्लेशियल स्ट्रीम की वजह से बनता है। ठीक है, एस्कर का निर्माण किससे होता है? सब ग्लेशियल स्ट्रीम की वजह से इसका निर्माण
होता है। तो इसमें पता है क्या होता है, व्हेन सेडिमेंट कैरिड बाय ग्लेशियर मेल्ट वाटर गेट डिपॉजिटेड इन सब ग्लेशियर टनल। तो होता क्या है कि ग्लेशियर अपने साथ बहुत ज्यादा सेडिमेंट लेके आता है, और जब ग्लेशियर पिघलता है तो वो जितना भी सेडिमेंट होता है वो सब ग्लेशियर टनल्स के अंदर क्या हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, एस्कर्स का निर्माण होता है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो है द इनर मोस्ट रीजन ऑफ हरिकेन इज नोन एज एन आई वेयर। तो जो इनर मोस्ट एरिया होता है हरिकेन्स का बच्चों, उसको आई कहते हैं, वो हरिकेन के आई कहते हैं। वो क्या होता है, पहला टेम्परेचर इज abnormally हाई एंड प्रेशर इज लोवेस्ट। B. Temperature is abnormally low and pressure is lowest. Sky is clear and temperature is lowest. Sky is under dense cloud cover and pressure is highest. तो इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चों वो ए ऑप्शन है। टेम्परेचर जो होता है हाई होता है, प्रेशर जो होता है वो लो हो जाता है, क्योंकि आई के अंदर आपको प्रेशर जो है वो बिल्कुल लो देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं आई वॉल में आपको प्रेशर हाई देखने को मिल सकता है, पर आई में आपको बिल्कुल लो प्रेशर देखने को मिलेगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो है मच ऑफ द कंटेम्प्रेरी क्लाइमेट चेंज इज हाईली कोरिलेटेड विद। तो जो आपका क्लाइमेट चेंज है वो किससे सबसे ज्यादा कोरिलेट आप कर सकते हैं, पहला एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, मिलनकोविच साइकिल से, सन स्पॉट साइकिल से, या ग्लोबल टेक्टोनिक से। तो बच्चों इसको आप ए से समझ सकते हैं, एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस से सबसे ज्यादा कोरिलेशन जो है आपका क्लाइमेट चेंज का इसी के साथ पाया जाता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज्यादा इफेक्ट करने वाली ग्रीन हाउस गैस है, उसके बाद मिथेन, फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन, फिर ओजोन, और फिर नाइट्रस ऑक्साइड। तो आपको ये रैंकिंग याद करनी है, क्योंकि मैचिंग के क्वेश्चन में ये रैंकिंग आपकी आ सकती है। अगला जो क्वेश्चन है वो है वॉकर सर्कुलेशन। आप वॉकर सर्कुलेशन से क्या समझते हैं, पहला ईस्ट वेस्ट सर्कुलेशन ऑफ ट्रॉपिकल विंड्स, नॉर्थ साउथ सर्कुलेशन ऑफ ट्रॉपिकल विंड्स, ईस्ट वेस्ट सर्कुलेशन ऑफ पोलर विंड्स, और नॉर्थ साउथ सर्कुलेशन ऑफ पोलर विंड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चे वो है आपका ए ऑप्शन। ये ईस्ट और वेस्ट सर्कुलेशन होता है ट्रॉपिकल विंड्स का, जिसको हम वॉकर सर्कुलेशन कहते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं वॉकर सर्कुलेशन का, जहां पर वार्म वाटर होगा वहां पर क्या होगा, लो प्रेशर होगा, जिसकी वजह से आपको बल्ज देखने को मिल जाएगा वाटर का। पर जहां पर आपको टेम्परेचर कम वाटर का देखने को मिलेगा तो वहां पर क्या होगा, डेंसिटी ज़्यादा हो जाने की वजह से वाटर जो है सिंक कर जाएगा। तो आपका ऐसे सर वाटर वॉकर सर्कुलेशन जो है आपका कैसे ऐसे क्रिएट होगा, क्योंकि जो विंड्स हैं वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर मूव करती हैं, तो इसी को हम वॉकर सर्कुलेशन कहते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया में लो प्रेशर होता है, तहीती में आपका 150 के आसपास होता है, और लीमा पेरू में आपको हाई प्रेशर देखने को मिलता है, जिसकी वजह से नॉर्मल मानसून इंडिया में आता है। पर अगर यही कंडीशन उल्टी हो जाए, कोल्ड यहाँ पर हो जाए और वार्म यहाँ पे हो जाए, तो आपको एल नीनो देखने को मिल जाता है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो है द इक्वेटर इज वार्मर देन पोल्स, व्हाई डू द सरफेस विंड डू नॉट ब्लो डायरेक्टली फ्रॉम द पोल्स टू इक्वेटर। ठीक है, तो भूमध्य रेखा ध्रुवों की तुलना में अधिक गर्म होती है, परंतु पवनें जो हैं ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर सीधी क्यों नहीं चलती हैं। ठीक है, ऑप्शंस दे रखे हैं, बिकॉज ऑफ ओशियन डिफ्लेक्ट्स द एयर फ्लो, बी बिकॉज ऑफ हॉट एयर मासेस राइसेस, सी बिकॉज ऑफ अर्थ रोटेशन, एंड डी बिकॉज ऑफ देयर इज माउंटेन रेंज इन द वे। तो बच्चों इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी ऑप्शन है, क्योंकि अर्थ रोटेशन की वजह से कोरियोलिस जो फोर्स है, अर्थ रोटेशन की वजह से कोरियोलिस जो फोर्स है वो क्या करता है, इनकी डायरेक्शन को नॉर्थ हेमस्फेयर में क्या कर देता है, राइट हैंड साइड, और साउथ हेमस्फेयर में लेफ्ट हैंड साइड कर देता है। अगला जो क्वेश्चन है वो है कोलाइजन कोअलेजेंस प्रोसेस ऑफ प्रेसिपिटेशन इज एप्लीकेबल फॉर। तो अवक्षेपण की संगठन और सम्मिलेशन प्रक्रिया जो है वो आपको कहाँ देखने को मिलती है, ए दोज क्लाउड्स विच डू नॉट एक्सटेंड बियॉन्ड द फ्रीजिंग लेवल, B. Clouds which extend beyond freezing level, या C. All types of cloud, या D. Cumulonimbus cloud। तो the correct answer will be A option, those clouds which do not extend beyond the freezing level।
यानी वे बादल जो ठंड के स्तर से आगे नहीं बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है द रेट ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन अप्लाई। तो कांस्टेंट प्रोपोर्शन रेट किस चीज के ऊपर अप्लाई होता है? सी वाटर के ऊपर, ग्राउंड वाटर के ऊपर, रिजर्वायर के ऊपर या पोर्टेबल वाटर के ऊपर? तो बच्चों ये आपका सी वाटर के ऊपर एप्लीकेबल होता है। तो कांस्टेंट जो प्रोपोर्शन है वो कहाँ पर आपका यूज होता है? सी वाटर के ऊपर यूज होता है। ये यूपी पीजीटी के क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। अगला जो क्वेश्चन यहाँ आप देखेंगे वो है द क्यूरोशिवो इन नॉर्थ फ्लोइंग ओशन करंट ऑन द वेस्ट साइड ऑफ नॉर्थ पैसिफिक ओशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? तो बच्चों क्यूरोशिवो के संबंध में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट बिल्कुल ही इनकरेक्ट है? पहला, इट इज सिमिलर टू गल्फ स्ट्रीम इन द नॉर्थ अटलांटिक ओशन। बी, इट इज ट्रांसपोर्टिंग वार्म tropical water northwest toward the polar region. See, the warm water of Kuroshio current sustained the coral reefs of Japan. D, it begins off the coast of Japan and flows northward. तो इसका करेक्ट आंसर बच्चों कौन सा है? डी। ये बिल्कुल ही इनकरेक्ट माना जाएगा कि इट बिगिंस ऑफ द कोस्ट ऑफ जापान। ठीक है, तो ये जापान के तट से शुरू नहीं होती, ये पहले से शुरू हो जाती है। अगला जो क्वेश्चन है वो है शैनॉन वीनर इंडेक्स इज यूज टू डिटरमाइन। तो शैनन वीनर जो इंडेक्स है, शैनन वीनर जो आपका इंडेक्स है वो किस लिए यूज किया जाता है? स्टेबिलिटी ऑफ इकोसिस्टम, हेल्थ ऑफ इको कम्युनिटी, नेचर ऑफ हैबिटेट या डाइवर्सिटी ऑफ स्पीसीज में? तो बच्चों ये डाइवर्सिटी ऑफ स्पीसीज के लिए यूज किया जाता है, याद रखिएगा। शैनन वीनर जो इंडेक्स है वो डाइवर्सिटी ऑफ स्पीसीज के लिए बहुत ज़्यादा आपका यूज किया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है वो है द लक्सूरियंट ग्रोथ ऑफ नेचुरल वेजिटेशन इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन में प्राकृतिक वनस्पति इतनी ज्यादा क्यों पाई जाती है, उसके क्या कारण है? पहला, फर्टाइल सॉइल। दूसरा, हॉट एंड वेट क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर। तीसरा, द इंटेंस सनलाइट फॉर फोटोसिंथेसिस। द सीजनल चेंज ऑफ फॉसिलिटेट न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन। तो बच्चों इसका जो बी ऑप्शन है वो ही करेक्ट है। ठीक है, यानी जो दूसरा ऑप्शन है और तीसरा ऑप्शन है वो तो सही है, पर चौथा ऑप्शन और पहला ऑप्शन बिल्कुल गलत है। सॉइल इतनी ज्यादा फर्टाइल नहीं है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो है द टर्म इकोलॉजिकल निचे। तो इकोलॉजिकल निके जो है वो किसने इसकी खोज करी थी? तो आपके ऑप्शंस रहेंगे वॉल्टर एंड रॉजन ने, हैकल ने, ग्रेनेल ने या नॉर्मन मेयर्स ने। तो बच्चों इसका जो इकोलॉजिकल नीचे जो है वो ग्रेनेल ने इसके क्या करी थी, इस थ्योरी को प्रपोज किया था। नॉर्मन मायर्स की बात करी जाए तो बायोडाइवर्सिटी जो है इन्होंने दी थी। बायोडाइवर्सिटी जो वर्ड है वो नॉर्मन मायर्स ने इसका यूज किया था। अगला क्वेश्चन जो है वो है हु वाज द फर्स्ट टू रिकॉग्नाइज द अर्थ स्फेरिसिटी अमंग द फॉलोइंग। तो इनमें से किसने अर्थ को गोल माना था? ऑप्शंस रहेंगे एरिस्टोटल, होमर, इराटोस्थनीज या फिर टॉलमी। तो आप सभी को पता है इसका आंसर। इराटोस्थनीज ने जो है सबसे पहले अर्थ को स्फेरिकल माना था, यानी उसको गोल माना था। किसने? इराटोस्थनीज ने अर्थ को गोल माना था। अगला जो क्वेश्चन आएगा वो है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर करेक्ट। तो इनमें से कौन सा जो पेयर है वो करेक्ट है? ब्लाश ने पेज दिया था, डेविस साइकिल ऑफ इरोजन, सॉफर जियोसॉफी, सावर ने लैंडस्केप मॉर्फोलॉजी दी थी। तो बच्चों इसका सी करेक्ट आंसर है 1 to 4, यानी सॉफर ने जियोसॉफी नहीं दी थी, पर ब्लाश, डेविस और सावर ने इन तीनों चीजों की खोज करी थी। अगला जो क्वेश्चन है वो है गाया हाइपोथेसिस वाज प्रपोज्ड बाय। तो गाया हाइपोथेसिस किसने दी थी? डार्विन ने, लवॉक ने, मिडाउस ने या नाइस ने? तो बच्चों लाइवॉक लवलॉक ने आपकी गाया हाइपोथेसिस जो है वो प्रपोज्ड करी थी। अगला जो क्वेश्चन रहेगा वो है देयर आर नो नेसेसिटीज बट एवरीवेयर पॉसिबिलिटीज एंड मैन एज मास्टर ऑफ पॉसिबिलिटीज इज द जज ऑफ देयर यूज इज फेमस डायक्टम। तो ये जो वर्ड है, ये जो स्टेटमेंट है, ये किसके द्वारा खोजा गया था? ब्लाश, ब्रूंस, फ्ल्यूर या फेवरे? तो बच्चों ये फेवरे ने ये स्टेटमेंट का बात कही थी कि हर तरफ क्या है आपको there is no necessities but everywhere possibilities,
ये नेट जेआरएफ का क्वेश्चन है, ये नेट जेआरएफ के एग्जाम में भी रिपीट हो चुका है। अगला जो क्वेश्चन है वो है हु ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट एसोसिएटेड विद द स्टार्टिंग क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन इन यूएसए। तो इनमें से कौन एक जो है वो अमेरिका में क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन की शुरुआत में शामिल नहीं थे? ए गैरिसन, बी हैरिस, सी मैकार्टी या डी उलमैन। तो बच्चों मैकार्टी जो है वो शामिल नहीं थे, पर हैरिसन, गैरिसन और उलमैन इन तीनों ने ही अमेरिका के अंदर क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन की शुरुआत करी थी। अगला जो क्वेश्चन रहेगा वो है अकॉर्डिंग टू द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल द स्टेट ऑफ डिक्लाइनिंग फर्टिलिटी एंड द कंटिन्यूड मोर्टेलिटी डिक्लाइनिंग रिप्रेजेंट्स द स्टेज ऑफ। तो जनांकीय संक्रमण मॉडल के अनुसार घटती यानी बर्थ रेट जो है वो घटना शुरू हो जाती है और जो डेथ रेट है वो लगातार घट रही है, तो वो कौन सी स्टेज में आपको दिखाता है? ए हाई स्टेशनरी, लो स्टेशनरी, अर्ली एक्सपेंडिंग या लेट एक्सपेंडिंग। तो बच्चों ये लेट एक्सपेंडिंग की क्वालिटी है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो है प्राइमरी सेक्स रेशियो इज डिफाइंड है। तो प्राथमिक लिंगानुपात से आप क्या समझते हैं? पहला, रेशियो ऑफ टू सेक्सेस एट द टाइम ऑफ एन्यूमरेशन, बी रेशियो ऑफ टू सेक्सेस एट द टाइम ऑफ बर्थ, सी रेशियो बिटवीन टू सेक्सेस एट द टाइम ऑफ conception, D ratio of two sexes at the time of puberty। तो द करेक्ट आंसर विल बी सी, ठीक है। तो ये गर्भ धारण के समय दो लिंगों के बीच का अनुपात होता है, प्राइमरी सेक्स रेशियो, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो है द कॉन्सेप्ट द डिक्लाइनिंग इन द नंबर ऑफ माइग्रेंट्स मूविंग लॉन्ग डिस्टेंस इज द रिजल्ट ऑफ इंक्रीजिंग नंबर ऑफ इंटरवेनिंग अपॉर्चुनिटीज। तो इंटरवेनिंग अपॉर्चुनिटीज की बात किसने कही थी? ए ली ने, बी रेवेंस्टीन ने, सी स्टॉफर ने या डी स्टीवर्ट ने। तो बच्चों इंटरवेनिंग अपॉर्चुनिटीज की बात जो है वो स्टॉफर करते हैं, सी ऑप्शन जो बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो है द ओवर बाउंड सिटी कहाँ का एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया होता है? पहला, स्मॉलर देन फिजिकल एक्सटेंट ऑफ द सेटल्ड एरिया, बी ग्रेटर देन द एरिया डिक्लेयर्ड एज अर्बन एरिया, सी ग्रेटर देन द फिजिकल एक्सटेंट ऑफ सेटलमेंट या डी स्मॉलर देन द स्टेट्यूटरी लिमिट्स ऑफ सेटल्ड एरिया। तो द करेक्ट आंसर इज बी ऑप्शन, ग्रेटर देन एरिया डिक्लेयर्ड एज अर्बन एरिया, उसको हम ओवर बाउंड सिटी कहते हैं, ठीक है। लास्ट 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इन लॉस वेरिएबल के हायरार्की के सेंट्रल प्लेस थ्योरी में के की वैल्यू जो है वो नॉट एप्लीकेबल है, K7, K12, K19 और K15। तो बच्चों K15 इज नॉट एप्लीकेबल, लॉस की थ्योरी की बात हो रही है, ठीक है। तो लॉस की थ्योरी में जो K वैल्यू थी वो एप्लीकेबल नहीं थी, ठीक है। तो आई होप गाइज आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, और अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आप इन क्वेश्चंस की जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपके एग्जाम्स में उतनी ही ज़्यादा आपको हेल्प देखने को मिल जाएगी। कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बाय गाइस।